हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी का टोटल सिलेबस बताऊंगा, जिसमें प्री और मेंस और इंटरव्यू दोनों शामिल है। इसके साथ साथ अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, चाहे वो कास्ट से लेके या फिर हम उम्र तक चले जाएं, है ना, कि किस कास्ट के लिए कौन सा रिजर्वेशन मिलता है ना, आपकी उम्र सीमा क्या होती है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कितने फ़ी जो हैं वो देने पड़ते हैं, ये सारी डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बुक है, अगर आप चाहें तो इसे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट पब्लिकेशन का है, ये केवीसी नैनो का भी आता है, तो आप उसका भी बाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक में जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है वो बीपीएससी की हमारी जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और यहाँ पे ये सारे जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ें हैं जो आपको जानने होंगे चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण, यानी कि किन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है इसकी प्रिपरेशन में या इसके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो है वो लिस्ट हमारा बनाया गया है। ठीक है, एक है अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, और यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पे है पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लासेस, और यहाँ पे एक और इंक्लूड हो गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इन सभी को जो है वो रिजर्वेशन का लाभ जो है वो इस एग्जामिनेशन में मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए आपका, या उससे इक्विवेलेंट जो भी डिप्लोमा वगैरह है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा टाइम ड्यूरेशन है, तो जो इसका मिनिमम उम्र का क्राइटेरिया है जिसको हम न्यूनतम उम्र कहते हैं वो 1/8/2020 तक। ठीक है, ये कम से कम जो है वो आपका 20 साल हो जाना चाहिए। कब? 1/8/2020 तक अगर आपका उम्र 20 साल हो जा रहा है तब आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ 21, 22 और टोटल जो है वो पुरुष का अगर मैं बात करूं तो 37 वर्ष का, यानी कि वो मेल पर्सन या मेल कैंडिडेट वो हैं जिनकी उम्र 37 साल है ना, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे अधिक जो है वो फॉर्म को नहीं भर सकते अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो। लेकिन दूसरे कैटेगरी के लिए और भी जो उम्र क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया गया है। जैसे जिसको हम शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसके लिए चाहे पुरुष हो या महिला, उसके लिए जो है वो 42 वर्ष तक समय को दिया गया है, यानी कि उनकी उम्र की क्राइटेरिया वो 42 साल की उम्र तक जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप क्या हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको केवल और केवल 37 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आप अत्यंत पिछड़ा जाति या पिछड़ा जाति से है जिसको हम ओबीसी कहते हैं, और अत्यंत पिछड़ा जाति एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, तो अगर आप इसमें आते हैं तो आपको 40 साल तक का मौका मिलता है, यानी कि 3 साल और बढ़ा लीजिए यहाँ पे। और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 2 साल और बढ़ा लीजिए, तो टोटल 42 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है ये पीसीएस में, ये कि यहाँ पे जो उम्र क्राइटेरिया है ना ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कि अब आप इसका फॉर्म जब आप भरिएगा तो आपको कितना पैसे देने होंगे। ठीक है, तो अगर एक जनरल कैटेगरी है तो उसके लिए जो है वो आपको 600 रुपीज़ जो है वो आपको देने होंगे। ठीक है, वहीं पे अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको केवल और केवल 150 रुपये देने होंगे। ठीक है, चाहे अगर आप महिला जो कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट में आरक्षित या अनारक्षित, यानी कि अगर आप जनरल में आते हैं या
रिजर्व में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप महिला हैं तो आपको केवल और केवल 150 रुपये ही देने होंगे, या फिर कोई दिव्यांगजन है तो उनको भी 150 रुपये ही फॉर्म के देने होंगे। बाकी सभी को जो है वो कितना देने होंगे, 600 पैसे जो है रुपये जो है वो देने होंगे फॉर्म भरने के टाइम ड्यूरेशन में। तो ये तो हो गई टोटल फीस से रिलेटेड। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि किस किस को रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे, तो वो हमें यहाँ पे मिल गया। हाँ, ध्यान रखिएगा EWS इनको जो है वो फॉर्म में कोई भी जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलता, यानी कि पैसे कम नहीं होती है। हाँ, भले ही कटअप में इनका जो फ़ायदा है वो मिलता है, लेकिन फॉर्म में इनको 600 रुपीज़ ही देना है जनरल की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कुछ हमारे पास जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ये पूरी लिस्ट है इसकी, आप देख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। अब आगे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम मान के चल रहे हैं कि आप क्या करेंगे, इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके जो है वो आप अपना फॉर्म भर लेंगे या साइबर कैफ़े से भरवा लेंगे, अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है तो। अब आगे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो हमारा पहला एग्जामिनेशन होता है ना, उसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, अब इसमें ना आपका एक ही पेपर का जो है वो एग्ज़ाम होता है, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, और ये कितने अंकों का होता है, तो ये होता है 150 अंकों का। हम सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसके पैटर्न को समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा 150 अंकों का जो है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न पत्र होता है, और इसमें जो है वो आपको बस पास करने होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में जाने के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं तब आप आ जाते हैं मुख्य परीक्षा में, जो कि आपका फेज 2 है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन। और इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका जो है वो रैंक बताएगा, ये और प्लस इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो है वो आपका 3 जो है वो आपका पेपर है। पहला पेपर है समान हिंदी का, जो कि कितने अंकों का है, ये है आपके 100 अंकों का। ठीक है, कितने अंकों का, 100 अंकों का। और दूसरा जो है वो है समान अध्ययन पत्र 1 यानी कि GS1, ये 300 अंकों का, और जो GS2 है वो भी कितने अंकों का, 300 अंकों का। और तीनों जो पेपर है वो 3-3 घंटे का होगा। ध्यान रखिए कि ये जो समान ज्ञान है ना, ये वाली जो पहला वाला जो आपका दिख रहा है 100 अंकों का, ये केवल और केवल कंपल्सरी पेपर है, यानी कि इसमें मिनिमम जो है वो आपको 30% जो है वो इसमें आपको मार्क्स लाने होंगे, तभी जो है वो आपके ये बाकी के पेपर चेक होंगे। अगर आप 30% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं किसी भी तरीके से ये 100 मार्क्स में से, तो आपका आगे का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आपको मिनिमम जो है वो 30% इसमें स्कोर करने ही पड़ते हैं। और अगर आप ये कर लिए हैं तो उसके बाद ये दोनों पेपर का आपका चेक होता है और इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका रैंक 1 आने वाला है या 100 पार जाने वाला है। ठीक है, या 1000 पार जाने वाला है, ये डिसाइड करता है आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं टोटल जो है वो यहाँ पे 37 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आर्ट्स के ही सब्जेक्ट लेते हैं, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, क्योंकि GS पेपर में भी वही सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और मेंस में भी आपका जो ऑप्शनल है वो वहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनकी जो है वो जो सोशल साइंस है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो उनका अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि किसी को फिजिक्स में, या फिर किसी को गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में, या फिर केमिस्ट्री में, किसी भी तरीके का इस तरीके का सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है, तो उनको वही सब्जेक्ट जो है वो क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए एज ऑप्शनल। तो मैं ऑप्शनल पे नहीं जा रहा, आप इन 37 में से कोई भी आप अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आ गई कि हमारी ऑप्शनल सेलेक्ट करने तक की ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दिख गया। अब जो लास्ट है वो हमारा है पेज 3। पेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जब फेज को आप पार कर लेते हैं तो ये है जो या तो आपके एक ये धागा है इसके उस पार लेके जाएगा, यानी कि आप अधिकारी बन जाएंगे, या फिर से आप बैक टू फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है वो आपका मुख्य परीक्षा है, ये व्यक्तित्व का परीक्षण है जिसको इंटरव्यू कहते हैं, और ये होता है 120 मार्क्स का। तो अब आप यहाँ से देखिए, ये 300 और 300 कितना 100, ये हो गया हमारा 600, ठीक है। और 300 जो है वो आपका ऑप्शनल का, तो ये हो गया यहाँ पे, और 900, और यहाँ पे 120 जो है वो यहाँ पे आ गया 120। तो ये टोटल जो हो गया 1020 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम हो गया। और इसी में से कितना मार्क्स आप अचीव करते हैं, इसके हिसाब से जो है वो आपको आपका रैंक मिलेगा, ठीक है। अब सिलेबस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है वो सिलेबस है, ठीक है। ये पहला जो है वो हमारा जनरल हिंदी है जो कि कंपलसरी है। यहाँ पे कह रहा है कि निबंध कितने का आएगा, 30 अंक का आएगा, और जो वाक्य विषयांश होते हैं वो कितने का आएगा, वो 25 अंक का आएगा, व्याकरण 30 अंक का आएगा, और जो संक्षेपण करना है वो 15 अंक का आएगा। और इसमें से केवल आपको 30% जो है वो मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो इसमें से तो आपका एक केवल निबंध पे जो है वो आपका ये पकड़ हो गया, या व्याकरण पे, तो आप जो है वो 60 के ये तो क्राइटेरिया आप पार कर ही लेंगे, ठीक है। बाकी सब तो बात की बातें हैं। तो ये तो बस कंपलसरी है, इसके आगे की बात करते हैं। अब ये है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी कि करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। आगे सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, यानी कि स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। तो ये आपका जो है वो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो है। यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, डिटेल में जो है वो इसके नीचे आपको मिलेगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। यहाँ पे जो है वो आपका जीएस पेपर 2, इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, और नीचे जो है वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको इंडिया के साथ साथ बिहार का भी पढ़ना है, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की बात करी जा रही है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी है, तो बिहार इंक्लूड है, क्योंकि आप बीपीएससी की एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, बीपीएससी की, तो बिहार स्पेशल तो कुछ होना चाहिए, तो वो भी आपका इसमें शामिल होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका और प्रभाव, यानी कि द रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका शॉर्ट में जो है वो सिलेबस है, और यहाँ पे जो है वो पूरे विस्तृत रूप से जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं 1-2 लाइन आपको बता रहा हूँ, आधुनिक भारत, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा ना, बिहार का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ पे किया, बिहार के विशेष संदर्भ में आधुनिक भारत आपको पढ़ना है, लेकिन किसके संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, के इतिहास और भारतीय संस्कृति का अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पे कितने साफ शब्दों में आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपको कहाँ कहाँ से तैयारी करना है, किसके जो है वो पर्सपेक्टिव आपको तैयारी करना है। तो ये सारी चीज़ें जो दी जा रही हैं, तो इसको आप खूब अच्छे से स्टडी कर लेंगे। और आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो जो है वो सिलेबस पे बता दूंगा। मैं एक वीडियो अगर किसी एक सिलेबस पे बताऊंगा ना, तो उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा अगर आपको वो जानना है। और ये जो है वो आपका पेपर 2 है, जीएस पेपर 2, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की, मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिली हैं वो 2 के रिस्पेक्ट में पढ़नी है, एक तो भारत यानी कि इंडिया, और एक आपका बिहार, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके से आएंगे। तो यहाँ तक आपका जनरल स्टडीज़ का काम हो जाता है। अब जब ऑप्शनल की बात करते हैं ना, तो ऑप्शनल जो है आपने देखा है कि कितना है, 37 है। अब सारे का अगर मैं सिलेबस बताऊँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शनल का सिलेबस जो है वो चाहिए। और सिलेबस तो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, यानी कि उसका एनालिसिस और प्लस बुक रेफरेंसेस कि हाँ कौन से बुक कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक हमारा कहाँ से कवर होगा। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद होगी अगर आप कहीं पर भी कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं इसी के दूसरे वीडियो में। मैं आपको एक दो बुक का रिव्यू भी दूंगा जो कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होने ही चाहिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाकी कमेंट में जो आपका सजेशन है वो देना ना भूलिएगा कि अगला अगर वीडियो आपको चाहिए आपके सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शनल में कौन कौन से ऑप्शनल पे चाहिए या फिर आपका पूरा जीएस का ही चाहिए, ये आप बताइएगा कमेंट करके, और मैं सेपरेट वीडियो जो है वो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको आप तक पहुंचाते रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।